नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि सेना ने ये स्पष्ट किया है कि अब मात्र 80 आतंकवादी ही सक्रिय, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। हालांकि विपक्ष निरंतर आरोप लगाती रही है कि जहां पर आतंकवाद मुक्त जिले हो चुके थे जम्मू प्रोविंस में, वहां भी आतंकवाद आ रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने स्पष्ट किया है कि अब मात्र 80 आतंकवादी ही बचे हैं जिनका जल्द ही सफाया कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन किश्तवाड़ समेत कई जगहों पर ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। हमने देखा है कि कठुआ जिले में भी आतंकियों की तलाशी को लेकर पूरी ताकत में ड्रोन हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों की तलाश कर रही, असाइल करने के लिए पूरी तैयारी, आतंकवाद समाप्त करने को लेकर के सेना और सभी सिक्योरिटी एजेंसी एकजुट होकर के कहीं ना कहीं सक्रियता से काम कर रही है। और राजीव घई का ये बयान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि विधान चुनाव हो जाएंगे, तो इसलिए लाजमी हो गया कि अमर नकेल कसी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जब इसको आतंकवाद मुक्त कर दिया गया था, उसके बाद भी आतंकी वारदातों में हुआ। पुंछ राजौरी की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, अगर हम करें कठुआ की, वहां पर भी आतंकियों के होने की लगातार खबरें मिल रही हैं। ऑपरेशन भी चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं, ड्रोन हेलीकॉप्टर के माध्यम की तलाश। तो कहीं ना कहीं ये लाजमी हो चुका है कि आतंकवाद खत्म किया जाए। हालांकि कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद में काफी बदलाव आया है, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग और जिस तरीके से राजौरी में एक बड़ा आतंकी वारदात होती है, इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पहले हम बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा क्या है, फिर उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। I think, like I've said, the security situation in the state, as I see it, for the better part of the last 2 years, has been very, very peaceful and stable. So therefore, if you look at all the parameters against which you weigh such a situation, they've all been down. Terrorism today is largely fueled from across the borders. I think that much is very clear. We haven't had any active recruitment, as I see it, over the last year and a half. The numbers last year were down to a dozen, I think, across the year, and this year they are almost next to nil. यहाँ पे counter infiltration grid strong है. आपको मालूम है कि एंटी इंफिल्ट्रेशन ऑप्टिकल सिस्टम, जिसको हम फेंस भी कहते हैं, वो है, वो टेक्निकली एनेबल्ड है। और कई जो अटेम्प्ट्स हैं घुसपैठ के, उनको हमने नाकाम किया है। अगर आप लॉन्च पैड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, इस साल हमने देखा कि हालांकि इन लॉन्च पैड्स में लोग थे और हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट्स भी आ रहे थे कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन उतने अटेम्प्ट्स नहीं हुए इस समर में जब वो नॉर्मली होते हैं, जैसे कि हमने पिछले सालों में देखा। अब इसकी वजह क्या है? आपने बोला क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई है? ये तो जाहिर है कि घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा दूसरी जगह से भी हो सकती है, और शायद इस साल हुई भी। और इसीलिए अगर आप देखें तो शायद जम्मू रीजन में नंबर्स कुछ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो एरिया हमेशा से पीसफुल था। तो स्ट्रैटेजी चेंज शायद ये हुई है कि लॉन्च पैड्स में हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि यहां से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें और शायद सक्सेसफुल कोशिशें कहीं और से हुई। हाल ही में जो हमने ऑपरेशन देखे हैं, उसमें पीर पंजाल के उस तरफ जम्मू रीजन में आई थिंक हमारे पास काफी संकेत हैं कि ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। यहां पर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मरे, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2 ऑपरेशंस में नॉर्थ कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मरे। इनके नंबर्स क्या है कहना थोड़ा मुश्किल है, बट दे कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 25 to 40। ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर एक एरिया पीसफुल है, स्टेबल है, और उसमें सडनली
इतने आप आतंकवादियों को ऐड कर दो, तो थोड़ा समय लगता है जो काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है उसको मैच्योर होने। तो अभी वो ग्रिड को लगाया गया और जैसे कि मैंने बताया अब तो दर्शकों, आपने देखा है राजीव गई लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने किस तरह से स्पष्ट किया कि 80 आतंकवादी अभी सक्रिय है। इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दीपांशु भट्ट है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है युवा कांग्रेस के। आपका स्वागत है दीपांशु जी। YB शर्मा जी हैं, फॉर्मर चैम्बर प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का। आपका भी स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल असद पठानिया डिफेंस एक्सपर्ट है, इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है, लेकिन इस वक्त बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। कर्नल पठानिया, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए विनोद जी, अभी मैं सुन रहा था राजीव जी को जी 80 की फिगर की वो बात कर रहे हैं जी अभी सवाल ये है कि 80 की जो फिगर के ऊपर ये पहुंचे हैं, उसके स्पोर्टिंग जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से इनके पास है? पहले आपने देखा होगा ये वक्तव्य जो आते थे DGP की तरफ से, और जो सेंटर से वक्तव्य आते थे वो ये है कि आतंकवाद अभी अपनी लास्ट लेग पे है। ये पिछले हम 2-3 साल से लगातार सुन रहे हैं। अभी मैं ये भी सुन रहा था कि वो बात कर रहे थे लॉन्च पैड के अंदर बहुत कम मिलिटेंट हैं। अगर ये 80 की स्ट्रेंथ है और जिस तरीके की घटनाएं, बिकॉज आपने इस फेज में भी देखा होगा जब ये इलेक्शन हो रहे थे, थर्ड फेज के 1-2 दिन पहले कुलगांव, राजौरी और कठुआ में एनकाउंटर चल रहा था। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि 3 जगह पर ही लोग हैं और बाकी जो है वो आराम कर रहे हैं या स्लीपर सेल के मोड में आ गए हैं या छुप गए हैं, तो ये मैं इसको, एक तो मैं ये रिलाई नहीं करता कि ये फिगर जो है ऑथेंटिकेटेड हो सकती है। और दूसरा क्या होता है कि जब आप लॉन्च पैड के अंदर आप इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा टिकते नहीं हैं। आप अपने ट्रेनिंग कैंप से सिर्फ 1 रात के लिए वहाँ पे आएंगे। उस 1 रात के अंदर आपको गाइड जो है वो आपको इन्फिल्ट्रेट करा देगा। उसके बाद इधर से गाइड जाता है, फिर इनको सेफ हेवन्स में लिया जाता है, उसके बाद ही ऑपरेट करते हैं। राइट दैट इज़ द मॉडस ऑपरेंडी। राइट। मैं आपको ये भी शेयर कर दूं कि मैं यहाँ पे काजीकुंड में RR हेडक्वार्टर में डिप्टी कमांडर था। उन दिनों वहाँ पे जो पूरे एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे बात होती थी कि 5 या 6 मिलिटेंट हैं, और प्रपोजल आ गया था कि RR को उठा के LOC पे डाल दो जी। बिकॉज ये चीज़ आप तभी असेस कर सकते हैं जब वहाँ पे इंसिडेंट नहीं हो रही है। और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास कहाँ से आती है? देखिए आपके पास क्या रिसोर्सेज है। एक आपको रॉ देगी इनपुट, उसके बाद आपको IB इनपुट देगी, उसके बाद पुलिस की इंटेलिजेंस है, उसके बाद मिलिट्री की इंटेलिजेंस है, उसके बाद आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस और आपके सोर्सेज हैं। और ये जो इंटेलिजेंस की जो खबरें आती हैं, इनमें आप ये मान के चलिए कि 60 से 70% जो है वो फैब्रिकेटेड होती है। So you cannot say with the surety there are only 80 people or 60. Right. Could be 160, जी, could be 20. जी, We don't know what. बिल्कुल। दीपांशु जी, ये जो टाल क्लेम्स किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि आतंकवाद 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद में गिरावट आई है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि 70% डिक्लाइन आया है, 70% डिक्लाइन आया है। दीपांशु, देखिए, सर्वप्रथम तो बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में बात करने का मौका दिया। जी देखिए, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि सरकार का इंटेंशन यहाँ पे क्या है, इंटेंट क्या है और पॉलिटिकल बिलीफ क्या है। जी। आपने ये बोला कि सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है या बहुत बड़े बड़े सपने दिखाती है और ऐसे तथ्य हमारे सामने रखती है जो जनता के बीच में सच्चाई नहीं प्रकट करते हैं, और विरोधाभास भी इनकी बातों में हमें झलकता है। आपने हमारे देश के गृह मंत्री की बात की, उन्होंने कहा कि 70% कल ही स्टेटमेंट आया उनका। बिल्कुल, मुझे पता है, कल ही स्टेटमेंट आया। मैं आपके सामने ये दिखाना चाहूँगा आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को कि पिछले 100 दिन में 26 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 25 हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं और 15 हमारे आम जनमानस की जान गई है। ये देश में, जम्मू कश्मीर में आज सच्चाई है। अगर इससे पीछे जाऊँ मैं, पिछले 3 साल में 121 आतंकवादी घटनाएं घटी है, जिसमें 50% तक घटनाएं जम्मू रीजन में घटी है, जहाँ पे पहले कभी भी आतंकवाद नहीं होता था। अगर इससे और पीछे जाऊँ, 2018 से लेकर आज तक आप ये आंकड़ा सुन के चौंक जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में 761 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिसमें 154 आम जनमानस और सुरक्षा बलों की जान गई है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं,
ना ही मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं। गृह मंत्रालय। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े हैं, पार्लियामेंट में टेबल के ऊपर इन्होंने ये बात रखी है और पूरी दुनिया को बताया है। तो सवाल आज हम पूछते हैं कि अगर आप कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, क्या देश के गृह मंत्री में ही हिम्मत है, देश के प्रधानमंत्री में ही हिम्मत है, भाजपा के किसी भी नेता में ही हिम्मत है कि यही शब्दावली मेरी उस माँ के सामने जा, यही शब्दावली एक बहन के सामने बोल दीजिए जिसने अपनी राखी को खोया, यही शब्दावली एक गृहिणी के सामने बोल के दिखाइए जिसने अपनी मांग का सदूर खो दिया। मैं तो तथ्य लेके आया हूं यहाँ पे। भाजपा की ये दोहरी चरित्र यहाँ पे दिखाता है भाजपा की करनी और कथनी में कितना फर्क है। क्योंकि मैं दोबारा इंटेंट पे आऊंगा, क्योंकि भाजपा का इंटेंट यहाँ पे आतंकवाद खत्म करना नहीं है, बल्कि भाजपा का इंटेंट ये है कि आतंकवाद को किस तरीके से राजनीतिक रंग देना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और सत्ता में बने रहना। मगर जनता इनसे जवाब मांगेगी, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वाई बी शर्मा फॉर्मर चैम्बर प्रेसिडेंट है और प्रवक्ता है। वाई बी शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं जो दीपांशु जी ने आप पर आरोप लगाए? ऐसा है विनोद जी के सबसे पहले आतंकवाद एज सच स्टार्टेड इन 1989 जी। और ये एक बड़ी दुखद घटना है हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कि इट हैज़ टेकन अवे द लाइव्स ऑफ पीपल। और इससे जो कुछ हुआ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ऐसा ज़रूर है कि भारतवर्ष में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक मिलिटेंसी का, टेररिज्म का दौर शुरू हो गया। और इसका जो फॉल आउट हुआ 89 के बाद पूरे देश भर में कई जगहों पे बम फटे, कई जगहों पे अटैक्स हुए और तमाम जगहों पे फटने वाले जो अटैक्स थे, जब मिलिटेंट अटैक्स, फिदायीन हमले हुए, फिदायीन हमले हुए, उनका यही कहा जाता था उनका जो लिंक है वो कश्मीर मिलिटेंसी से है। ये एक दुखद घटना है और हमारा पड़ोसी देश जो चाहता था कि भारतवर्ष को ब्लीड किया जाए किसी भी तरीके से, और उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा भारतवर्ष को उस तरीके से तंग करने में, इन्फिल्ट्रेशन करने में, और वहाँ से हमारी एक कम्युनिटी को पलायन करना पड़ा। क्या क्या नहीं हुआ, ये जिससे दीपांशु भी वाबस्ता है। ये अपने आप में ये पूरी जो बात है, ये पठानिया साहब को, दीपांशु साहब को ये सारी चीज़ मालूम है। वी हैड टू फाइट अगेंस्ट इट, अगेंस्ट कंट्री हैड टू फाइट अगेंस्ट इट एंड कंट्री हैज़ फॉट एंड कंट्री हैज़ टेकन, बड़ा वक्त लगा इसको फाइट करने में। और अगर आप ये देखें 2004 में हुकूमत आई, अगर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी 2-4 आदमी इकट्ठे होते हैं तो वो हुकूमत के अगेंस्ट किसी न किसी रंग से अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये कभी नहीं कहता कोई कि हाँ जी हुकूमत ने अपनी पूरी जोर लगाया, पूरी कोशिश की। ये एक ऐसा मैनस था जिस मैनस से फाइट करने के लिए हमारी सेना ने, हमारे देश ने पूरी कोशिश की। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ, अल्टीमेटली आई विल कम टू दिस पॉइंट कि जितना कुछ भी 2004 ऑनवर्ड ऐसे हालात बने, इट में बी स्टोन पेल्टिंग, इट में बी मिलिटेंट अटैक्स, इट में बी सो मेनी थिंग्स हैपनिंग in the Kashmir Valley. We had J&K had become so unstable. और ये सारी बातें होने के बाद जब हमारी 2014 में हमारी हुकूमत बीजेपी की हुकूमत आई, मोदी साहब ने मिलिटेंसी को मैनस लेते हुए उसके प्रति सक्रिय ऐसे स्टेप्स लेने का सोचा। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान को कुर्सी में कांपते हुए देखा है। I have seen, in case my friends have seen, I don't know exactly, but मैंने देखा है कि पाकिस्तान हमारी सरकार के एंटी मिलिटेंसी एक्ट्स और एंटी टेररिज्म एक्ट से इस कदर घबरा गया कि वो ये बालाकोट और ये हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स जो थी वो एक हमारी पूरी डिफेंस स्ट्रेटजी में एक नया तरीका था मिलिटेंसी से डील करने का। जब उन्होंने इस ढंग से इसको डील किया तो मैं आपसे विनोद जी ये कहना चाहता हूं, आई हैव सीन पाकिस्तान ट्रेम्बलिंग दैट वी विल नॉट डू दिस अगेन और वी विल नॉट डू। सो कुल मिला के मैं अपनी बात को यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त अटैक्स जिस कदर हो रहे हैं, we are having a very such a neighbor in the shape of Pakistan, और हमारी फौजें जो हैं लगातार अपनी
मेहनत से, अपनी स्ट्रेटजी शर्मा साहब मैं अपने संवाददाता के पास हीरानगर रणजीत मेहता के पास जाने से पहले कुछ तथ्य आपको बता दूं। प्राणकोट नरसंहार हुआ था अप्रैल 1998 में, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 11 बच्चे थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2000 अनंतनाग के पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों को मार दिया गया था। 20 मार्च 2000 में छठी सिंहपुर, हम सब जानते हैं प्लायन की पीड़ा दंश पांशु जी ने झेला हुआ है। तो हम सीधे चलते हैं पहले रंजीव के पास। रंजीव, आप ऑडिबल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 हमने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको चर्चा की। अब आप रक्षा से जुड़े जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आप जुड़े हैं जी, उनसे बात कीजिए। वो क्या, उनकी क्या राय है कि वाकई में कोई बदलाव आया है? हाँ बिल्कुल विनोद जी, जैसे कि 2014 के बाद से ही जैसे ही देश में सरकार बदली और आतंकवाद को लेकर बात हुई, तो कश्मीर का आतंकवाद जो पहले काफी चरण पर रहा 2-3 दशक, और उसके बाद अचानक से उसमें गिरावट आना जो है शुरू हो गया। अब 2019 जब 370 हटी, तो उसके बाद से ही एकदम से आतंकवाद, पत्थरवाद जो थे वो उन पर भी लगाम लग गई। ये हमारे साथ यहाँ पर सेना के रिटायर्ड हवलदार हैं जो कश्मीर में कम से कम अपने टेन्यूर के 10 साल जो है वो कश्मीर में गुजारे हैं और बड़ी मिलिटेंसी में वहाँ पे रहे हैं। उनके साथ आपकी बात करवाते हैं। हमारे साथ हैं जी मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए जी, क्योंकि कश्मीर में अब 2019 के बाद लगातार 2014 से मान लो लगातार आतंकवाद में मिलिटेंसी आई है, क्या कारण मानते हैं और पहले क्या होता था? जी भाई साहब, पहले तो नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस चैनल पे बोलने का मौका दिया। पहले जब 2014 से पहले मिलिटेंसी जो थी तो चरम सीमा पे बिल्कुल इतनी मिलिटेंसी थी कि इधर से कोई भी सिगरेट वगैरह जाता था तो 10 बार सोचता था कश्मीर में जाने के लिए। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट बदली है और बिल्कुल मोदी जी की गवर्नमेंट आई है मतलब हिंदुस्तान में, तो मिलिटेंसी को बिल्कुल लगाम लगा दी। और 2019 के बाद जब 370 टूटी है उसके बाद मिलिटेंसी मात्र 3% बची है अभी। इसके अलावा अभी और अब इक्का दुक्का बचा हुआ है जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखिए बताइए कि क्योंकि जो जनरल जीओसी कश्मीर थे उन्होंने हाल ही में कल ये बयान किया कि करीब 80 सक्रिय आतंकवादी रह गए। मात्र कश्मीर में माहौल जो है वो शांतिपूर्ण है। वहाँ से सेना को अभी इस माहौल को बनाए रखने के लिए सेना को हटना चाहिए। जी अभी तो फिलहाल तो सेना को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि अभी तो माहौल शांतिपूर्ण बना है। कुछ समय लगेगा और इसको मतलब जो अच्छी जो मिलिटेंट बच्चे हैं इनको खत्म करने के लिए कुछ और समय लगेगा। तो इसलिए अभी इतनी जल्दबाजी में सेना को यहाँ से नहीं हटाना। अच्छा, आप वहाँ पर ड्यूटी करते रहे, सेना में थे, आतंकवादी जितने भी अभियान हुए उसमें भी शामिल रहे, क्या एक्सपीरियंस रहे आपके उस दौरान और अब क्या? उस दौरान तो इतनी मिलिटेंसी थी कि मिलिटेंट होकर कैंप हुआ करते कश्मीर के अंदर। मैं कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामूला, पट्टन, दोलाब और दुर्गमुला ऐसे इलाकों में ड्यूटी किया हमने। वहाँ उस टाइम मिलिटेंसी इतनी थी कि कैंप से बाहर निकलना भी मुश्किल होता। तो इन्होंने विनोद जी इन्होंने बताया कि काफी मुश्किल दौर इन्होंने देखा है वहाँ पर, और अब जो है हालात काफी उसके सामान्य हो गए हैं। आज कश्मीर जो रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट करोड़ों के हिसाब से जो गया है तो वो सारा उसी का नतीजा। रंजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से। लेकिन मैं कर्नल पठानिया से जानना चाहूँगा। कर्नल पठानिया जी, आप छोड़ दीजिए आप किसी सियासी जमात से वाबस्ता है इस वक्त आपको एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमने लिया हुआ है। आप बताइए 2014 के बाद बदलाव नहीं दिखा आपको? जी 95-96 में उड़ी में कमली कमांडर था जी, वहाँ इलेक्शन हुए। उड़ी की बात कर 95-96 ओके। अभी हम बात करते हैं कि आपने जो भाई फिगर कोट की हैं नरसंहार की जी 2002 के टाइम। हाँ, ये मैंने 2003 तक नाडीवार का 2003 तक। देखिए इस समय जो सिचुएशन है और जो पहले सिचुएशन थी, ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों को किसी भी तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता से बोलता हूँ तो जो आधा गिलास भरा हुआ है मैं उसके ऊपर जोड़ दूंगा, दूसरा जो आधा जो खाली गिलास है उसके ऊपर जोड़ दूंगा, इसलिए डाटा की स्पोर्ट ली जा सकती है। अभी आप देखिए हकीकत देखिए क्या है। हकीकत ये है कि
हुर्रियत वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, उनके कैलेंडर निकलते थे हड़ताल के। जी आपने वो केस भी देखा होगा जिसमें एक मिलिटेंट को हमारे एक मेजर साहब ने जीप के आगे भेजा था, कितना हल्ला गुल्ला हुआ था। मेजर गोगोई गोगोई याद साहब है, का। याद है। उसके बाद जहाँ तक मिलिटेंसी का सवाल था, ये कभी भी ख़त्म नहीं हुई। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी वाज कंसिडर्ड एन इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री की तरह चल रही थी। कौन चला रहा था मैं उसके बारे में अगेन आई विल लीव इट एट दैट। जी जी हम करते हैं इस समय की बात, मिलिटेंसी या काउंटर मिलिटेंसी स्ट्रेटेजी के अंदर यू हैव टू रिमेन प्रोएक्टिव। हम वो नहीं कर पाए। उसका रिजल्ट आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो एपी सेंटर ऑफ मिलिटेंसी वो शिफ्ट जो कर कश्मीर में था वो जम्मू में भी एस्टेब्लिश कर दिया जी। और खुला खेल खेले, वो खुला खेल खेले। जी उसके बाद अभी जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मिलिटेंसी से इन्फेस्टेड थी। हुआ क्या, रोमियो फोर्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है आरआर की, जी इसको उठा के गलवान वैली में भेज दिया, बिकॉज वहाँ पे 60,000 है। तो उन्होंने अपनी स्टडी की भाई कौन से एरिया जो कम वल्नरेबल हैं, तो फोर्सेस को उठा के लद्दाख में भेज दिया गया। वो गैप क्रिएट हो गए। जब वो गैप क्रिएट हो गए उसका उन्होंने आईएसआई ने उसको एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आता है कि 3000 ट्रुप्स जो हैं वो इंडक्ट की गई जम्मू एंड कश्मीर में, मेनली जम्मू के अंदर 500 कमांडो इंडक्ट किए गए, 75 पोस्ट बनाएगी जिसके अंदर बीएसएफ, सीआरपी और लोकल पुलिस की आएगी। अभी उसके बाद 2 बटालियन मणिपुर से निकालने की बात भी, तो दैट वाज इंडिकेटिंग कि हमारे जो गैप हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसको वो फुली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस ग्रिड का सवाल है, जो आप बात करते हैं कि 80 बंदों की खबर, आई डाउट इंटेलिजेंस। अगर हमारी इंटेलिजेंस इतनी प्रबल होती तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। वो लोग क्या करते हैं, ये लोग रात को ऑपरेट करते हैं। आप कहते हैं जी हमने हेलीकॉप्टर और ड्रोन से कर रहे हैं, क्या किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? और खासकर जहाँ पे थिक फाइलेज है एंड दीज मिलिटेंट्स दे ओनली ऑपरेट इन द नाइट। अगर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना वो रात में जाएंगे, आपके ड्रोन क्या कर लेंगे, वहाँ आपके चॉपर क्या कर लेंगे? तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये हमारी प्रोएक्टिव। अभी आप एक आपके साथ चीज़ में इजराइल को देखिए आप, इजराइल इज ए स्ट्रॉन्ग नेशन, और हम अगर एक पाकिस्तान जैसी कंट्री को, या दूसरी तरफ आप ये बांग्लादेश भी देख लीजिए वहाँ क्या हो रहा है, तो हमारी जो इमेज है एज ए सॉफ्ट नेशन दैट इज गेटिंग स्ट्रेंथन डे बाय डे। सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, वी हैव टू चेंज द इमेज ऑफ ए कंट्री विच इज सो पावरफुल। लेट्स बी प्रोएक्टिव, लेट्स प्रोजेक्ट अवर स्ट्रेंथ। राइट, वो जरूरी है करना इस समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपांशु, आपको नहीं लगता है बदलाव आया है? मैं अगर सिलसिलेवार बताऊंगा तो फिर क्या आपको नहीं लगता है कि वो अलगाववादियों का कैलेंडर कि सोमवार और मंगलवार को बाजार खुलेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे, एक तरफ सेना का जवान आतंकवाद से लोहा ले रहा होता था, दूसरी तरफ से पत्थर उसको बज रहे होते, दो तरफ से वो फाइटिंग कर रहा होता था, आज वो बदलाव है कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक हमारी सेना की बात आती है, सुरक्षा बल की बात आती है, चाहे वो लेफ्टिनेंट मेजर जनरल हो या छोटे से छोटा सिपाही हो, हमारा संगठन उनके साथ है, उनके पीछे खड़ा है, हमेशा प्रोत्साहन देता है। लेकिन आप जो बदलाव की बात कर रहे थे, अगर आप सरफेस पे देखेंगे, आपने तो बहुत एग्जांपल्स दे दी कि कैलेंडर नहीं आते हैं, हड़ताल की कॉल्स नहीं आती हैं, तो अगर एक मापदंड कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया है, क्या आपका यही मापदंड है इसको कैटेगराइज करने का कि अब कैलेंडर नहीं आते, अब हड़ताल नहीं होता, अब स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, अब स्कूल बंद नहीं रहता, इसकी वजह से नॉर्मलसी है, या टूरिज़्म बढ़ गया है तो अब नॉर्मलसी है? अगर आपका प्रमाण ये है नॉर्मलसी का, ये है कि टेररिज्म ख़त्म हो गया, तो मैं मानता हूँ हाँ जी टेररिज्म ख़त्म हो गया है। लेकिन जब एक आम जनमानस के परिप्रेक्ष्य से मैं जानने की कोशिश करता हूँ, एक एज ए इंडियन सिटीज़न मैं चीज़ों को देखता हूँ, एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे सामने एक बहुत ही अलग शक्ल दिखती है, जहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ता है कि आज हार्ट ऑफ द सिटी में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसी जगहों पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं जहाँ पे 1990 में भी जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, उस वक्त भी आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी हमले इन जगहों पे नहीं होते थे, अब इन जगहों पे भी हमले हो रहे हैं। आलम ये आ गया है कि सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाके बाकायदा नाम पूछ के, आईडी कार्ड चेक करके, चयनित करके, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो या स्कूल हो, वहाँ पे
सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, तो आतंकवाद आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है? रियासी में आपको पता है कि किस तरीके से श्रद्धालु हमारे माता रानी का नाम जप रहे थे तो उन पे आतंकवादी हमला हुआ, हमारे लोग वहाँ पे शहीद हो गए। तो किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आतंकवाद यहाँ पे ख़त्म हो गया है? आप ये जैसे हमारे यहाँ पे बड़े साहब ने बताया था कि आप फैक्ट्स को अपने हिसाब से पोर्ट्रे कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स तो सच्चाई होते हैं, फैक्ट्स तो अपनी भाषा खुद बताते हैं कि अगर आपने आतंकवाद, टेररिज्म का जो डेफिनेशन वो है कि एक ग्रुप जो है जो रेडिकलाइज है वो लोगों को मारता है, लोगों की हत्या होती है, तो दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर। तो अगर आप उसको वहाँ से उल्टा करके डेफिनेशन ही बदल दे, आप बोले कि सब कुछ कैलेंडर नहीं निकल रहा है, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, तो आतंकवाद खत्म हो गया। ऐसा ही करना नहीं चाहिए। और मैं एक चीज़ पे बहुत ज़रूरी रोशनी यहाँ पे डालना चाहूँगा कि भाजपा हमेशा कहती है कि टूरिज्म ओवर टेररिज्म, ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में बहुत टूरिज्म आ गया। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, scroll.in के तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट लाई है। ये बोला है कि भाजपा ने टूरिज्म की कैलकुलेशन ही बदल दी है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, राज्य तो रहा नहीं, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं और पिलग्रिम्स आते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पे। भाजपा के लोग दोनों को क्लब करके बोल देते हैं कि 2 करोड़ के पार टूरिस्ट आ गए, ये गलत है। अगर इसी कैटेगराइजेशन में डालना है तो 2013 में हमारे टूरिस्ट ज्यादा थे, फिर आप टूरिस्ट को काउंट कीजिए, पिलग्रिम्स को काउंट मत कीजिए। चलिए दीपांशु से रोकूंगा, लौटते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, फिर करते हैं चर्चा वाईबी शर्मा जी से। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। चलते 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 चलते। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography. Madhusudan Dahi, UHT milk and charge. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। वाईबी शर्मा जी, दीपांशु जी ने आपके सारे दावों की हवा निकाल दी है। उनका कहना है कि ये कैलेंडर खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म होगी। क्या ये पैमाना है आतंकवाद के समाप्त होने का? मेरे हिसाब से आपने जो अल्फाज यूज़ किए कि हवा निकाल दी, ऐसी कोई बात लगती नहीं है जी। हमारी दोनों की सोच ही अलग तरीके से हम बात को पेश कर रहे हैं। मेरी सोच इस ढंग से है कि मिलिटेंसी स्टार्टेड, इट वाज व्हेन टू इट्स पीक एंड एक ऐसा वक्त था जब ये पीक पे थी, पूरे देश में एक ऐसा दौर था और एवरीबडी वाज वेरी मच कंसर्न। हुकूमत का जो रवैया था वो कई लोग उसको ठीक नहीं समझते थे, जिस ढंग से ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर regime the militancy was being tackled. But a point came and I can say because we have seen it with our own eyes, हमने खुद देखा है कि एक ऐसा वक्त आया
जब मिलिटेंसी को एक मेनस लिया गया, मिलिटेंसी को एक चैलेंज लिया गया, मिलिटेंसी को ये लिया गया कि हमारा पड़ोसी देश हमारे को परेशान करने में डिटरमिन्ड है और उस बात का मुकाबला करने के लिए हर तरीके से वो तरीका अख्तियार किया गया जैसे एक दुश्मन के साथ मुकाबला किया जाता है। और मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि ऐसा दौर देखा हमने जब हमारा जो पड़ोसी था वो अपनी की हुई बातों से उसने कई जगहों पे कई टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ में उसने उसको बुरा माना और उन्होंने कई तरह की बातें कहीं और हमने खुद देखा कि वो देश जो है जिसने हमको इस तरीके से परेशान किया, हमारी हुकूमत के बिफिटिंग रिप्लाई देने की वजह से वो देश डर गया है। लेकिन ये बात पक्की है कि उस वक़्त ऐसा तो ज़रूर महसूस हुआ कि डर गया है, लेकिन उसने अपनी शातराना चालों को नहीं छोड़ा, उसने अपनी मिलिटेंसी को कायम रखा। और मैं ये विनोद जी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मिलिटेंसी जिसमें फ़िदाइन का होना एक ऐसा वर्स्ट टाइप ऑफ एक अटैक है जिसमें कि इंसान को आगे भिजवाया जाता है एक ऐसे किसी जगह हमला करने के लिए कि वो मरने के लिए तैयार होता है जी। और देखिए जो बाकी वेपन्स होते हैं दे डोंट हैव सेंस, बट हियर इन दिस केस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हैज डिसाइडेड, उन्होंने अपने ह्यूमन बॉम्ब्स तैयार करके उसको इस तरीके से भिजवाना और ये दिस इज एब्सोल्युटली इनह्यूमन। लेकिन हमने इस बात को कितने सालों साल बर्दाश्त किया। लेकिन मैं इतना कह के अपनी बात को ये कहना चाहता हूँ कि पिछले सालों में जब से ये बीजेपी हुकूमत आई है उसने पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से जवाब देकर उसको सबक सिखाया है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो डिटरमिन्ड है वो इस तरीके से टारगेटेड किलिंग हो रही हैं, हम उनका निहायत अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। और अगर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने ये कहा है कि 80 के करीब लोग रह गए हैं, बेशक उस पर कई हमारे दोस्त मित्र क्वेश्चन करते हैं, उसका उनकी फिगर पे क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ देयर ओन डोमेन एंड दैट्स देयर ओन वे। बट मैं अपने मन में ये विश्वास करता हूँ एक देशवासी होने के कारण हमारे पास अगर कोई तरीका है देश को अच्छा चलाने का, वो हुकूमत और आर्मी स्पेशली उनकी बातों पे हम विश्वास करें और उस बात को हम समझें कि उन्होंने अगर जो फिगर्स दी हैं उनको अपने मन में रखें, उनमें प्लस माइनस कुछ हो सकता है लेकिन उसको एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके मैं चलिए शर्मा साहब, एक तो आतंकवाद का धर्म नहीं होता है कोई और ना ही आतंकवाद से मानवता की कोई उम्मीद की जा सकती है। मैं इस वक्त सीधे सांबा लिए चलता हूँ, वहाँ हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया हमारे साथ मौजूद है। ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी, बिल्कुल जी। ऋषि, आप भी किसी पूर्व सैनिक के पास कन्वर्सेशन में जुटे हुए हैं, क्या उनसे पूछे क्या वाकई में कुछ बदलाव देखने को मिला है आपको 2014 के बाद, फिर 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ और बदलाव आया है? बिल्कुल, हमारे साथ रिटायर्ड नायक विक्रम सिंह जी हैं जो कि कश्मीर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में इन्होंने जो है वो आतंकवाद को तोड़ जवाब भी दिया है। तो इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। विक्रम जी, सवाल आपने सुन लिया होगा कि क्या बदलाव 2014 के बाद भी आपको देखने को मिला है और 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ बदलाव, कितनी आपने चेंजेस देखे जिससे आतंकवाद जो वो पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? जी ऋषि जी, मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा, ना मैं सुनी सुनाई बात करूंगा। ऋषि जी, मैंने घाटी में अपनी नौकरी के 8 साल दिए हैं। मैंने 2 बार आरआर काटी है, राष्ट्रीय राइफल में मैं 2 बार रहा हूँ, 2004 सन से 2006 और 2010 सन से 2012 सन में रहा हूँ। ऋषि जी, 2014 से पहले जो हालात थे ना, वो घाटी के 70 हालात कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कैसे हालात थे। देखिए ऋषि जी, मैंने ऑन ग्राउंड जमीनी काम किया, मैंने वहाँ देखा है कि जो घाटी के लोग थे वो लोकल लीडरशिप के दबाव में इतने दबे हुए थे कि वो अपनी आवाज़ बाहर नहीं निकाल सकते, अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। लोकल लीडरशिप ने उन लोगों को इतना दबाया हुआ था कि वो लोग बहुत परेशान थे, वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकते थे। 2014 के बाद जब बीजेपी सरकार आई है, केंद्र में आई है,
हमारे जम्मू कश्मीर में भी आई थी, उस समय जो हालात चेंज हुए हैं वो ये हुए हैं कि जनता बाहर आई है, जनता ने खुल के समर्थन किया है, सेना को समर्थन किया है, पैरामिलिट्री समर्थन किया है, पुलिस को समर्थन किया है, जनता ने अपना भरपूर सहयोग दिया है, सरकार को भी दिया, सेना को भी दिया। 2000 पहले के हालात थे कि रोज पत्थरबाजी, रोज कश्मीर बंद, मतलब कि एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कश्मीर बंद होना ही था। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, सेना के लिए, फोर्सेस के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। सब कुछ था ही डिपेंड फोर्सेस के ऊपर। फोर्स अगर बाहर निकलती है, लोकल लीडर जनता को उकसाकर बहकावे में ले आकर सेना पे पत्थरबाजी, फोर्सेस पे पत्थरबाजी, वो तो उनका रोज का काम था। लेकिन 2014 के बाद बिल्कुल ही पूरा सिनेरियो ही बदल गया। 2014 के बाद आप देखो कि वो जो पत्थरबाजी थी, वो जो लोकल लीडर थे जो जनता को रोज सड़कों पे लेके आ जाते थे, उनकी कमर टूटी, वो कहीं ना कहीं दबे रह गए। आज जो हालात है उनके, वो बिल्कुल भी जनता को अपने अंडर नहीं कर पा रहे हैं, जनता उनके खिलाफ है आज। लेकिन जो अभी भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आ रही है कि 80 के आसपास आतंकी अभी भी सक्रिय हैं। देखिए ऋषि जी, ये जो रिपोर्ट आ रही है, हो सकता है 80 के आसपास आतंकी सक्रिय भी हों, लेकिन इसमें जो हमारे छोटे मोटे लोग, OGW वर्कर हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। कोई पैसे के लालच में आ जाता है, कोई किसी चीज के लालच में आ जाता है। अगर आप ऑन ग्राउंड देखें, जो कश्मीर की जनता है वो आज दिल से उनके साथ नहीं है। कोई दबाव हो सकता है कि कोई दबाव हो, ताकि कोई भी नहीं चाहता कि वो उनके बच्चे स्कूल ना जाएं, उनके घरों में ताले लगे रहें, उनके घर बंद रहें, लोग घरों के अंदर रहें। वो जनता भी नहीं चाहती। वो जनता भी आज चाहती है कि वो खुला जीवन जिए, अपना आतंक से मुक्त हों, वो यही चाहते हैं लोग। 2014 के बाद आपको एक बदलाव देखने को मिला आतंकवाद की कमर। जी 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 ऋषि, 2019 को लेकर भी बात कर रहे हैं। जी जी जी, 2014 बोले आप, 2019 बोले, बहुत बड़ा बदलाव आया है। सेना के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, जनता के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। जनता भी सुखी है, सेना भी सुखी है। आज जो सैनिक 2014 से पहले पत्थर खाते थे, जनता पत्थर मारती थी, जो छोटे मोटे लीडर आते थे निकल के, चाहे वो हम हुर्रियत बोल लें, चाहे हमारे जो लोकल लीडर थे वो बोल लें, उन लोगों ने जनता को यूज करके सेना के लिए भी प्रॉब्लम बनाई थी, सरकारों के लिए भी प्रॉब्लम। चलिए ऋषि जी आपका हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी आप हमारे साथ जुड़े और सीधा संपर्क हमारे उनसे करवाया। लेकिन मैं आपके पास, दीपांशु जी आपके पास पहुंचने से पहले मैं कर्नल पठानिया के पास जाना चाहूँगा। ये फिगर जो है, इसमें आप कह रहे हैं कि एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन इसमें 30 कहा जा रहा है कि फॉरेन मिलिटेंट्स है, फॉरेन टेररिस्ट है, मिलिटेंट शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा मैं, टेररिस्ट है। तो ये जो लोकल रिक्रूटमेंट है, इसको क्या ये अभी भी जारी है? इसको रोका कैसे जा सकता है? 80 में से 50 तो लोकल है। चलिए, मैं ये फिगर कंटेस्ट नहीं करूंगा। चलिए शर्मा साहब बोले थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बोला, तो एज ए नेशनलिस्ट आई विल नॉट कंटेस्ट इट, राइट? मान लीजिए 80 है, और आप जो आगे फर्दर ब्रेकडाउन दे रहे हो कि 50 लोकल हैं, इसका मतलब है कि लोकल रिक्रूटमेंट हो रही है। जी, कम हो सकती है लेकिन हो रही है। और मैं आपको बताऊं, पुराने दशक में क्या होता था कि ग्रुप के ग्रुप जाते थे वहाँ पे, ट्रेनिंग लेके ग्रुप के ग्रुप वापस आते थे, और उस समय जो LOC थी जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन होता था, दैट वाज मैन्ड बाय द BSF। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अभी ये मैटर नहीं करता है विनोद जी कि 80 हैं, 85 हैं, 100 हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि हर एक चीज़ के इंडिकेटर हैं। अगर हम बात करते हैं मिलिटेंसी की, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि क्या इसमें कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए हमें सारे इंडिकेटर को विजुलाइज करना पड़ेगा, उनको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डिडक्शन दे सकते हैं, कुछ चीज़ें बड़ी होंगी, कुछ चीज़ें कम हुई होंगी। तो वो सवाल वो भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारा अपना जो घर है वो ऑर्डर में है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ये मान के बैठे हैं कि पाकिस्तान जो है मिलिटेंसी को सपोर्ट करना बंद कर देगा, ये हमारी गलतफहमी है। नंबर 2, वो कंटिन्यू रहेंगे, ये उनकी अम्बिलिकल कार्ड है, दे विल कंटिन्यू एंड मोर सो प्रेजेंटली
चाइना और यूएसए जो हैं वो भी उनके पक्ष में आ गए हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वेपन भी दे रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी दे रहे हैं। तो सिचुएशन जो है ज़्यादा गड़बड़ा रही है। अभी सवाल ये है इसको रोका कैसे जाए, और उसको रोकने में हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर 30 मिलिटेंट ही फॉरेन से आ गए हैं, देखिए आते कहाँ से हैं, एलओसी से, आईबी से, कुछ नेपाल के रास्ते से, विच इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉल। एलओसी को हम क्यों नहीं फुल प्रूफ कर सकते सर, आईबीओ को हम क्यों नहीं फुल प्रूफ कर सकते। और जो हमारे स्लीपर सेल्स और ओजीडब्ल्यू हैं, देखिए स्लीपर सेल जो है कब मिलिटेंट बन जाता है आपको पता थोड़ा लगेगा, तो उनको तो हम कंसीडर कर ही नहीं है ना। हमारे पास कोई उनका डाटा है कि कहाँ पे, अगर डाटा भी है दैट शुड बी शेयर्ड बाय द पीपल टू द पीपल बाय द गवर्नमेंट कि भाई ये इतने हमारे पास ओजीडब्ल्यू थे, इतने हमारे पास स्लीपर सेल थे, इतने हमने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, वो कहीं नहीं आ रहा है जी। और दूसरी बात, जैसे अभी साहिल जी बोल रहे थे कि क्या हम वो पूरे एफर्ट जिससे मिलिटेंसी जो है पूरी तरह से इसका सफाया हो जाए, क्या वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं जी। ये हम सबको पता है कि कितना इसके अंदर, और कोई भी आप मान के चलिए कि अगर हमारी एक जर्नी है टू मेक अवर जेकेयूटी एज ए टेरर फ्री, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और अगर हम हर बार जो है पाकिस्तान का आईएसआई स्ट्रेटजी बनाता है, हम उसको काउंटर करते हैं, तो ये अप्रोच तो बदलनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। यानी आपका कहना है कि प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, जो एग्रेशन है वो दिखाने की जरूरत है, बहुत जरूरी है वो। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर उनके अंदर शॉर्टफॉल है, एक स्टडी उसको दूर किया जाए, उसको दूर किया जाए। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो कमी पेशी हैं, डिप्लॉयमेंट रिलेटेड या ट्रेनिंग रिलेटेड या ऑपरेशनल रिलेटेड, उसको स्टडी किया जाए, उन कमियों को दूर किया जाए। और उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो स्पोर्ट है, इंटरनल सपोर्ट जो इनको मिल रही है, क्योंकि माओ ने एक बार कहा था कि इंसर्जेंट इज लाइक ए फिश एंड दैट फ्लोट्स इन द वाटर विच इज कंप्राइजिंग ऑफ पीपल। जिस दिन आप मच्छी को लोगों से अलग कर देंगे, मच्छी मर जाएगी। वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ बीइंग ए नेशनलिस्ट जी। तो दीपांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि जब आप एक तरफ आपने शुरुआत में कहा कि चाहे मेजर जनरल हो चाहे जवान हो, हम सबका सम्मान करते हैं, कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर अब जब सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं, तो आपकी राष्ट्रीयता पर प्रश्न उठता है। ये बीजेपी के आरोप है, मैं नहीं आरोप लगा रहा। समझ गया मैं जी। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दूं से पहले मैं वाईबी शर्मा साहब हमारे बड़े हैं, उनको कुछ जवाब देना चाहूँगा। 2 बार इन्होंने अपना पक्ष रखा और दोनों बार इन्होंने 2 बातें की। पहली बात ये की कि किस सरकार में आतंकवाद बढ़ा, और दूसरी बात कि किस सरकार में आतंकवाद कम हुआ। ये दोनों बार इनकी एक कॉमन कांस्टेंट थीम रही है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 2004 से पहले आपको पता है देश में कौन प्रधानमंत्री साहब थे, किनकी सरकार थी, क्या उनका विजन था, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत का बुखार था। उस बुखार के चलते पाकिस्तान तक बसेस लेके चले गए, और आपने तो बहुत मैसेकर्स के नाम गिनवा दिए। 2 मैसेकर के नाम मैं गिनवा और देता हूँ, उसमें ऐड कर देता हूँ। बंधामा हो, नादीमर्ग हो, ये मैसेकर्स कब हुए तो किसकी सरकार थी? आप तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरी देश दुनिया में आप नज़र रखते हैं। 2004 से पहले जम्मू कश्मीर जल रहा था। जम्मू कश्मीर में लोगों को बाहर जाने में डर लगता था। 2004 के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, 10 साल का हमारा शासन रहा, और ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म क्या होती है तथ्यों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन 10 सालों में 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी क्या ऐसा इनटॉलरेंस था कि 4240 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। वही भाजपा की बात करता हूँ, 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल की मैं बात करता हूँ, मात्र 1420 आतंकवादी मरे। चलिए 2 साल में आप 200-300 और ऐड कर लीजिए, मगर फिर भी इनका जो न्यूट्रलाइजेशन रेट है वो हमारी सरकार से आधे से भी कम है। तो यहाँ पे आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसने कितना प्रयास किया, ये तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और ये मेरे तथ्य नहीं है, ये आप पार्लियामेंट में जाइए, वाईबी शर्मा साहब हमारे सीनियर, इनको भी मैं निवेदन देता हूँ, पार्लियामेंट में जाइए, आर्काइव्स उठाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ ये तथ्य मिल जाएंगे। अभी आपने एक और सवाल पूछा कि आपके राष्ट्रवाद पे सवाल उठता है कि आप एयर स्ट्राइक्स का सबूत मांगते हैं। देखिए हम क्या बोलते हैं, हम अपने सुरक्षा सेनानियों की
जो काम है, उनकी जो शहादत है, जो देश के लिए वो सर्वप्रथम बलिदान देते हैं या कार्य करते हैं, उसको हमेशा नमन करते हैं, इज्जत करते हैं। हमें आपत्ति इस पे है कि जब देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि जब 2019 का चुनाव था, ये बोला है, ये शब्दावली है देश के प्रधानमंत्री की, नए फर्स्ट टाइम वोटर्स को बोल रहे हैं कि जब आप वोट डालने जाए तो आप पुलवामा के शहीदों को याद कीजिए। ये शब्दावली है देश के प्रधानमंत्री की, शर्म आती है जी। उसके बाद गवर्नर ने ही बोला कि इन्होंने वक्त पे हेलीकॉप्टर नहीं दिए। तो आज आपके माध्यम से वाई बी शर्मा साहब को और भाजपा को पूछना चाहूंगा कि आप जो नए फर्स्ट टाइम वोटर है उनको आप क्या जवाब देंगे, उनको क्या बोलेंगे आप? जी, ये देश के प्रधानमंत्री की शब्दावली है। चलिए दीपांशु, आपको याद करो, आप वोट डालो, आपको रोकूंगा, राजनीतिकरण करते हैं। दीपांशु जी आपको रोकूंगा और मैं सीधे लिए चलूंगा कर्नल वीके साही के पास। रिटायर्ड कर्नल है, उनके पूरे शरीर पे गोलियों के निशान है और शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है। शिल्पा, आप सुन पा रही हैं? जी शिल्पा, आप मुझे सुन पा रही हैं? आई एम ऑडिबल? जी, कर्नल शाही का क्या कहना है इस स्टेटमेंट को लेकर के? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की स्टेटमेंट को लेकर के आए। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हमारे साथ कर्नल वरिंदर शाही इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से राजीव घई का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में आतंकवाद जो है वो अंतिम चरण में है और 80 जो आतंकवादी है वो इस समय जम्मू कश्मीर में सक्रिय। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसको बड़े सीधे फौजी तरीके से देखता हूँ। जब से आतंकवाद शुरू हुआ और जब तक इसके ऊपर ऑल आउट करके काबू नहीं पाया गया पिछले 3-4 साल में, तब तक सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 200 और 300 के बीच लगातार बनी हुई थी। ये पहला मौका है कि हमारे कोर कमांडर साहब ने 80 का आंकड़ा दिया है। अब बीच में कुछ मैं आपका बातचीत सुन रहा था कि ये जो 50 थे और फिर कहाँ से आ गए, ये क्या भर्ती चल रही है? नहीं चल रही है। ये वो लोग हैं जिनको के एमएनएसटी देकर, जिनको सॉफ्ट टच देकर, जिनको हीलिंग टच देकर, जिनको रीसेटलमेंट कर कर स्लीपिंग सेल की तरह से उन इलाकों में रखा हुआ था जिनको कि आप सेफ हेवंस कहते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस नंबर को 200, 250, 300 से नीचे अभी तक नहीं आने दिया था। तो ये खामखा की जो वाहियात बातें आंकड़ों की, इस पे मत जाइए, असलियत देखिए ग्राउंड पर क्या हो रहा है। बैंक रॉबरीज होती थी, सुनी कोई पिछले 10 वर्ष में? एक्सटॉर्शंस होते थे, गांव में आते थे, घरों में घुस जाते थे, बेहुदियां करते थे औरतों के, लेडियों के, बच्चियों के साथ। अब होता है? नहीं होता है। खाना मांगते थे, अब होता है? नहीं होता है। सर काट कर वो वेट टीम ले जाया करती थी बीएटी बॉर्डर, अब नहीं होता है। हथियार पुलिस पोस्ट से छीन कर ले जाए जाते थे, अब होता है? नहीं होता है। एक एक फिदायन लड़का लाल चौक पर खड़ा था और दहशत होती थी लाल चौक में शाम के वक्त आने जाने में। आज 10 बजे तक वहां पर आरती पूजा हो रही है। ये सब चेंजेस हैं जो कि आए हैं और इनको नकारना, मेरे ख्याल सत्य को नकारना है, अपने आप को धोखा देना है और बड़ा एक बेहुदा भद्दे किस्म का एक नाशुक्राना पर है आर्म फोर्सेस की तरफ। अब फिदायन अटैक नहीं हो रहे हैं। अब रघुनाथ बाजार में 2 लड़के खड़े होकर 13 लोगों को मौत के घाट उतारते थे, शहादत हमारी होती थी, नहीं हो रही है। अब स्कूल की बसेस उड़ाई नहीं जा रही हैं। अब रेजिडेंसी रोड के शटर बंद नहीं कराए जा रहे हैं। कश्मीर किसी काम से जाना पड़ता था तो सोचना पड़ता था कि कहीं यार जुम्मे का दिन बीच में ना आ जाए, पत्थर चल रहे होंगे, कहीं आने जाने लायक नहीं होंगे हम। अब ऐसा नहीं हो रहा है। आज जुम्मा है। आज भी मेरी 2014 के बाद कितना बदलाव आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ? शिल्पा जी, मैं ये बदलाव ही तो बता रहा हूँ।
कि क्या होता था और क्या अब नहीं हो रहा है। पत्थर नहीं चल रहे हैं। आज मेरी बेटी जुम्मे का दिन है, वो कुछ काम काज के लिए श्रीनगर में है। कोई फिक्र की बात नहीं है। कॉलेजेस रेगुलर खुल रहे हैं, स्कूल्स रेगुलर खुल रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी पर तिरंगा फहराया जा रहा है। जगह जगह बाय एयर जाते हैं, तिरंगे बिल्डिंग्स पर नजर आते हैं। पहले बात होती थी तिरंगों को पैर के नीचे रौंदने की, पहले बात होती थी ISIS के काले झंडों को दिखाने की। आज पैर से घसीट कर मारे हुए आतंकवादी को कल साई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कल साई को हमारे सीधे संपर्क में लाने के लिए। और मैं कल पठानिया से जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कल VK साई ने कहा बदलाव आया है, उसको ऑन करना चाहिए आपको भी। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ बदलाव आया जी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आइसोलेशन में अगर आप देखते हैं तो आपकी फॉल्टी जजमेंट है। सारे इंडिकेटर को लीजिए, उनको एक मंथन कीजिए और उसके बाद यू विल कम टू ए डिडक्शन विच इज लॉजिकल। जी, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि जैसे साई साहब बोल रहे हैं, मैं थोड़ा उनसे डिफर करता हूँ जी, क्योंकि मैं जब आपको पहले बोल रहा था कि 2095-96 में मैं कंपनी कमांडर था उड़ी में जी। 2008-9 के अंदर मैं डिप्टी कमांडर था RR के सेक्टर में, और 2010 से 2014 तक, 2013 टू बी प्रिसाइज, आई वाज इन श्रीनगर, बदामी बाग एंड सोनामर्ग जी। तो मेरे को तो सारा पता है ये तो कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। लेकिन मैं अगर ये एक नेशनलिस्ट के जरिए से सोचता हूँ, देखिए सबसे बढ़िया जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जम्मू कश्मीर का नेशनल इंटीग्रेशन हो गया है जी। वो बहुत बड़ा टेक अवे है, वी मस्ट नॉट अंडरमाइन इट। दूसरा, जहाँ तक मिलिटेंसी का सवाल है, आई मेंटेन इट कि हमें जितना कर सकते थे या जितना करना चाहिए था वो हमने नहीं किया है। उसकी क्या वजह है ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो इस समय उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर जरूरत है इसके अंदर आप एडिशनल लोग लाइए जी, जैसे आप एडिशनल ट्रुप्स इंडक्ट कर रहे हैं, इसको बढ़ाइए। अपने जो पुलिस है, लोकल पुलिस, उसको आप इन्वॉल्व कीजिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। उनके एरिया में कैसे हो सकता है कि लोग आके चले जाए और उनको पता ही ना हो जी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना DC की अकाउंटेबिलिटी है, ना SSP की अकाउंटेबिलिटी है। जब तक हम लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, आप ये मान के चलिए कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो ढीली रहेगी। चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा है। दीपांशु, शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। YB शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, करण पठानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, ये आतंकवाद के खिलाफ जो संघर्ष है, अकेला सेना और सुरक्षा बल या सुरक्षा एजेंसीज का नहीं है, हर एक भारतीय को, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के नागरिक को अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा। अगर वो सचेत रहेगा, पता चलेगा कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति उनके मोहल्ले में या उनके आसपास आ रहा है, तो उसकी जानकारी जरूर आपको पुलिस को देनी होगी। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।